हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का लेसन 4 एयर। तो ये पार्ट 1 है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है और ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हमारी अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये मेरी अर्थ है और वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस और डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं, हम हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। ये क्या करता है, जो हम जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और जो सन की हार्मफुल रेज है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है ये एटमॉस्फेयर। और अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होती सो वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होती तो हम दिन में तो क्या होते, गर्मी के मारे जल जाते और रात को मतलब पूरी जगह स्नो से कवर हो जाता, एकदम फ्रोज़न हो जाते। सो इट इज़ दिस मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। सो ये क्या है, ये एक मास है एयर का, कौन? एटमॉस्फेयर, जो कि इस अर्थ के टेम्परेचर को क्या बनाता है, लिवेबल बनाता है। तो एटमॉस्फेयर क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं हमें वो प्रोवाइड करता है, सन की हार्मफुल रेज से बचाता है और अर्थ का टेम्परेचर लिवेबल बनाता है। तो ये तो हो गई कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। अब आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो डू यू नो दैट द एयर we take in while breathing is actually a mixture of many gases। तो क्या आपको पता है कि वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो चीज़ हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पर, हम बहुत सारी गैसेस को ब्रीथ करते हैं। वैसे तो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं तो उसके साथ एक मिक्सचर ऑफ गैसेस आती है। सो क्या क्या पाया जाता है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन are the two gases which make up the bulk of the atmosphere। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली गैस है ये एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये गैस एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटीज़ में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में जो टिनी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये पाई चार्ट में आपको परसेंटेज दे रखी है। देखो, मैंने बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क बनाती हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन होती है 71%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, आर्गन होती है 0.93% और जो बाकी की होती है वह 0.04%। अब हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है और टीनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम इनहेल करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ अमाउंट का नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता। जैसे ही हम उसे इनहेल करते हैं वैसे ही उसको एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन, उनके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैसे? दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब प्लांट्स तो कोई इंसान नहीं है जो हमारी तरह डायरेक्टली सांस लेकर, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही वो नाइट्रोजन ले लेगा, नहीं। उसके पास बॉडी पार्ट्स नहीं है जिससे वो सांस ले सके। तो क्या है, जो प्लांट्स हैं वो एयर
में से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो जो बैक्टीरिया है दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, सो वो क्या करते हैं, वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन का ऐसा फॉर्म बना देते हैं जिससे प्लांट्स भी उनको यूज़ कर सके। तो इस तरीके से प्लांट्स अपने नाइट्रोजन लेते हैं। कैसे लेते हैं? बैक्टीरियाज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज एयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड देन उसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिससे प्लांट्स भी उस नाइट्रोजन को ले सके। सो ये तो हो गया नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर जो बैक्टीरियाज है वो किसकी, जो बैक्टीरियाज है वो प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं। उनको क्या दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं वो नाइट्रोजन। और वहीं पे जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट भी बैक्टीरियाज की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि प्लांट बैक्टीरियाज को फूड दे रहे हैं। इससे कौन सा रिलेशन हुआ? ये सिम्बायोसिस रिलेशन हुआ। ये तो साइंस में है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस है एयर में, और ये कितनी परसेंट पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? 21%। ह्यूमन्स और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, वही तो ऑक्सीजन से ही हम ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है इन विच प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस होता है। सो ग्रीन प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन देंगे, हम लेंगे, फिर देंगे, हम लेंगे। तो एक बैलेंस अच्छा बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस कब बिगड़ जाता है? इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है अपना फूड बनाने के लिए। अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगी और हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट गैस है। जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो तो पता ही है कि ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं तो वो एक इक्वल अमाउंट में होता है, जिसमें प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है कि ह्यूमंस और जो एनिमल्स है वो इक्वल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, फिर प्लांट्स उसे लेंगे, तो एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस कब बिगड़ जाता है? ये बैलेंस कब बिगड़ जाता है? बैलेंस तब बिगड़ जाता है जब आप फ्यूल्स को बर्न करने लग जाते हो, जैसे कोल और ऑयल को। देयर बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। वो हर साल जब हम अगर फ्यूल जलाएंगे जैसे कोल और ऑयल, तो वो एटमॉस्फेयर में हर साल बिलियंस ऑफ टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा और उतने ही ज़्यादा वो आपके वेदर को भी और क्लाइमेट को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो वो आपके वेदर और आपके क्लाइमेट, आपके मौसम में भी चेंज करेगा। तो ये हमने देखी गैसेस की बात। और यहाँ पे क्या दिख रखा है? ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जब CO2 की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी से क्या होती है? इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब यहाँ पर डू यू नो में दे रखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कौन क्रिएट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करती है। कैसे? बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ से हीट आ रही होती है उसको ट्रैप करती है और फिर उसे रेडिएट कर देती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती तो जो हमारी धरती है वो एकदम ठंडी रह जाती, क्योंकि देखो अगर यहाँ ये मेरा
अर्थ है, अर्थ से जो रेस आ रही है और यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर मान लो हम हैं तो क्या होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो अर्थ से आने वाली जो हीट है उसको वापस से क्या कर देगी, उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आ गया आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो अर्थ से हीट आ रही होती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेती है और वही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होगा, व्हेन द लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जब एटमॉस्फेयर में किसी भी टेम्परेचर का लेवल इंक्रीज होगा ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम्स, तो क्या होगी, हीट ज़्यादा बढ़ेगी। और क्या होता है, जो अर्थ की टेम्परेचर का इंक्रीज होना वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहलाते हैं, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो जब हम कार फ्यूम जलाते तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब देखो कोल्डेस्ट पार्ट्स यानी कि पोल्स क्या है, हम 6th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, जहाँ पे वो एरिया जो हमेशा स्नो से कवर होते हैं। सो वहाँ की जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाएगी तो कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये आपकी क्लाइमेट में क्या लाएगी, ड्रास्टिक चेंजेस लाएगी। तो हमने पढ़ लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, जो अर्थ से हीट आ रही होती है उसको ट्रैप करती है। और ग्लोबल वार्मिंग भी देख ली कि जब आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वो होती है ग्लोबल वार्मिंग। अब आता है एक और, डू यू नो क्या है, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर हीट होती है तो वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होगी तो लाइटर होगी और लाइटर होगी तो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी। वहीं पे अगर हम कोल्ड एयर की बात करें तो कोल्ड एयर डेंसर होती है और हैवी होती है, दैट्स वाई वो नीचे सिंक्स डाउन कर देगी। तो जब हॉट एयर राइज होगी तो कोल्ड एयर क्या है, सराउंडिंग एरिया से आएगी, वहाँ के जो गैप्स हैं वहाँ से रश वहाँ आएगी और जो गैप हॉट एयर ने छोड़े उनको फिल करने लग जाएगी। जैसे कि ये मेरी हॉट एयर है जो राइज हो रही है, तो सराउंडिंग एरिया से कोल्ड एयर आएगी और इन गैप्स को फिल करने लग जाएगी। और इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा एयर सर्कुलेशन होता है वो टेक्स प्लेस होता है, हमारा एयर सर्कुलेशन चलता है। यहाँ पे देखो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो हमने देख लिया कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि आपके एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है। अगर आपसे पूछे कि हमारे एटमॉस्फेयर की कितने लेयर्स हैं, सो देयर आर 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो रही है वो 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन सारी लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, क्यों अभी बताएंगे, लेकिन पहले है कि इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, मतलब इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं एग्जिस्ट करती है, हम एयर ब्रीथ करते हैं यानी कि ऑक्सीजन। तो देख रहे हो आप कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। सारे के सारे जो वेदर फिनोमेना होते हैं जैसे रेनफॉल, फॉग हो, हेल स्टॉर्म, वो इसी लेयर में होते हैं। जैसे बारिश हो गई, फॉग हो गए, ओले पड़ के बाढ़ आ गई, ये सारे वेदर फिनोमेना कहाँ होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं यहाँ। और हम कौन सी लेयर में रहते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में ही रहते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन होती है और जो भी सारे वेदर फिनोमेना हैं वो यहीं पर रहते हैं। कहाँ पे होते हैं ये, ट्रोपोस्फेयर में। अब हम बढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। इसकी हाइट कितने से एक्सटेंड होती है, 50 किलोमीटर। और ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें क्लाउड्स नहीं है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर की ही लेयर है, क्लाउड्स नहीं है इसमें, ठीक है, ना तो इसमें क्लाउड्स है और ना ही यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना होते हैं, यहाँ ना ही बारिश होती है, ना ही कुछ होता है यहाँ पे।
वेदर फिनोमेना भी नहीं होते और क्लाउड्स भी नहीं आते हैं। सो इसको आइडल माना गया है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से लेयर्स में एरोप्लेन्स को फ्लाई करवाए जाते हैं, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन्स फ्लाई करवाए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे क्लाउड्स नहीं है और कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फीयर का कि इसमें ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या है कि जो आपको, ओजोन गैस तो पता है क्या करती है, जो सन रेज की हार्मफुल जो सन की हार्मफुल रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन गैस। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या चलते हैं? एरोप्लेन्स। और ओजोन गैस भी इसी का एक पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे मेसोस्फीयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये इसकी हाइट एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर और मीटीरियर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मीटीरियर्स होती हैं, 6th क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं कि मीटीरियर्स क्या होते हैं। तो मीटीरियर्स स्पेस में एंटर करते हैं तो वो कौन सी लेयर में बर्न अप होते हैं? वो मेसोस्फीयर में ही बर्न अप होते हैं। तो जो मीटीरियर स्पेस में एंटर करते हैं तो वो किस मेसोस्फीयर में ही बर्न अप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्मोस्फीयर, क्योंकि थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। हाइट के साथ बढ़ते बढ़ते वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। आइनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आइनोस्फीयर है वो कौन से पार्ट का लेयर है, मतलब कौन सी लेयर का पार्ट है? वो है थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर में ही क्या होती है? आइनोस्फीयर। उसकी हाइट बता रखी है कि इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो लेयर है कौन सी? थर्मोस्फीयर, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो अर्थ से रेडियो ट्रांसमिटेड या रेडियो वेव्स आती है वो वापस से कौन लेयर उसी को रिफ्लेक्ट करता है? थर्मोस्फीयर ही रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, लिखा है ना, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अगर यहाँ अर्थ है और यहाँ पे ये लेयर है थर्मोस्फीयर, यहाँ से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही है तो यही लेयर है जो इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी। अब है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है? ये गैस बहुत ही देखो क्या ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर में बहुत ही थिन पतली पतली एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे लाइट गैसेस होगी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो स्पेस में फ्लोट करती रहती है और इसका कोई काम नहीं है। जैसे अगर ये एक्सोस्फीयर है तो उसमें जो थिन लेयर्स हैं वही फ्लोट करती रहती हैं, बस यही है। तो ये 5 लेयर्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर भी इस डायग्राम से एक बार रिवीजन कर लेंगे कि ये ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर में हम रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट बना रखा है। उसके बाद इसके ऊपर कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं और यहाँ पे ओजोन गैस होती है। इसके बाद आती है कौन सी लेयर इसके ऊपर? मेसोस्फीयर। यहाँ पे देखिए मीटीरियर्स बर्न अप हो रहे हैं इसी स्पेस में। उसके बाद है थर्मोस्फीयर। ये जो आइनोस्फीयर है वो इसी लेयर का पार्ट है और ये जो अर्थ से रेडियो वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। और एक्सोस्फीयर में आपको पता है लाइट गैसेस क्या है, यहाँ पर थिन थिन गैसेस फ्लोट करती रहती है। सो ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका कंपोजिशन पढ़ा, कुछ गैसेस के बारे में पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, कैसे एयर सर्कुलेशन चलती है, और क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट से। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।